हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑफ डिफरेंट पाथवेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो पहले बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड दो अपोजिट पाथवे हैं। ये इस तरह से रेगुलेट होते हैं, जब एक पाथवे एक्टिवेट होता है तो दूसरे को इनहिबिट करना होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस हमने पढ़ा है। फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है और फैटी एसिड पामेटिक एसिड बनाता है। ये है फैटी एसिड सिंथेसिस। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हमने पढ़ा है कि पामेटिक एसिड को हम कट करते हैं बीटा पोजीशन पे, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा और बीटा के बीच में कट लगाते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में निकलता है। पामेटिक एसिड से 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। तो यानी कि पामेटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, ये है बीटा ऑक्सीडेशन। एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ के फैटी एसिड बना, ये है फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आर टू अपोजिट pathways. They must be regulated in such a way कि when one is activated, another should be kept in inhibited state. तो कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि तुम फैड स्टेट में हो, तुम्हारे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तुम यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या तुम्हें बीटा ऑक्सीडेशन की जरूरत है? भाई बीटा ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम स्टारवेशन में होते हैं, जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तब हम फैटी एसिड को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यदि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारा ग्लूकोज है और तुम एक्स्ट्रा ग्लूकोज से फैट बना रहे हो, तुम्हें पता है कि जितना भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी तुम पहले ही तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, उससे फैट बना रहे हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की जरूरत नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि जब तुम फैट स्टेट में हो, तुम्हारे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, इस बहुत सारे ग्लूकोज से बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम में मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये मेलोनिल कोएंजाइम ही है, इट इज इनहिबिटर ऑफ CPT1 और CAT1। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, ठीक है, याद रहेगा। तो जो कैट है ये पहरेदार है यहां पर, ये क्या है, पहरेदार है, ये कैट है। ये फैटी एसिड को अंदर जाने में हेल्प करती है। हम डिस्कस कर चुके हैं CPT1 और CAT1, एक ही बात है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट एट, इट इज प्रेजेंट एट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये CPT1 है और CAT1 है, ये यहां पर बैठा हुआ है। मेलोनिल कोएंजाइम इसे इनहिबिट कर देता है। क्यों करता है कि जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा, उससे एक्स्ट्रा मेलोनिल कोएंजाइम बनेगा। तो मेलोनिल कोएंजाइम में इंडिकेट कर रहा है हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज है और इस इतने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की जरूरत नहीं है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इनहिबिट स्टेट में रहना चाहिए। सिंपल टेक्निक क्या थी कि फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन करना है तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। जाने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी CPT1 की, और यदि हम CPT1 को इनहिबिट कर दें तो फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सिंपल मैकेनिज्म, यस, व्हेन फैटी एसिड इज बीइंग सिंथेसाइज्ड एट दैट टाइम बीटा ऑक्सीडेशन इज केप्ट इन इनहिबिटेड स्टेट बाय इनहिबिशन ऑफ CPT1 बाय मेलोनिल कोएंजाइम A। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गंदी जगह है जहां पे जुआरी रहते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। कहते हैं ना, कोई जुआरी है वो बार बार जुएं खाने में जाता है, ठीक है, उसको यदि तुम्हें रोकना है तो उसे जाने ही मत दो, जाएगा नहीं तो गड़बड़ नहीं करेगा। तो ऐसे ही फैटी एसिड को अंदर ही मत जाने दो,
यदि अंदर नहीं जाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इन दिस वे बीटा ऑक्सीडेशन इज kept in inhibited state in fat state। ये क्वेश्चन आया। when liver is actively synthesizing fatty acid means when liver is actively synthesizing malonyl coenzyme, there is concomitant decrease in beta oxidation of fatty acid is due to which of the following? Is due to inhibition of CPT1। इनहिबिशन ऑफ CPT1। एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने इनहिबिशन ऑफ CPT1 की जगह दे रखा था ट्रांसलोकेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। बात वही है भाई, तुम फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि तुमने CPT1 को इनहिबिट कर दिया। एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन बिटवीन सेल्यूलर कंपार्टमेंट। कुछ अलग बात नहीं कही, बस थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की उन्होंने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया बिटवीन सेल्यूलर कंपार्टमेंट। यह साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, उसमें यदि ट्रांसलोकेशन नहीं होगा फैटी एसिड का तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कस किया बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड सिंथेसिस का रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी जब फैटी एसिड सिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट होता है। तो इनके एंजाइम ये अपोजिट पार्ट हैं, तो इनके एंजाइम भी अपोजिट होने चाहिए। यस, क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बड़ा आसान है याद रखना। अब देखो, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रेटेज, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेटेज मतलब ज्वाइनिंग ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका अपोजिट करें, डिहाइड्रोजिनेज में हमने क्या किया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फैटी एसिड सिंथेसिस, ये बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात है ये। फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या होगा? अपोजिट, कीटो एसाइल रिडक्टेज, रिडक्टेज विल ज्वाइन हाइड्रोजन। तो यहां पे पहला एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, यहां पे पहला एंजाइम हाइड्रोजन ज्वाइन कर रहा है, कीटो एसाइल रिडक्टेज। तो समटाइम्स क्वेश्चन में आता है रिडक्टेज। डिहाइड्रेटेज, यहां पे हाइड्रेटेज था, यहां पे क्या है? डिहाइड्रेटेज है। यहां पे फिर डिहाइड्रोजिनेज आया, यहां पे फिर रिडक्टेज आएगा, इनोइल रिडक्टेज। तो रिडक्टेज, डिहाइड्रेटेज एंड रिडक्टेज। ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था PGI। अब INI-CT में चांसेस है वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो रिडक्टेज, डिहाइड्रेटेज, रिडक्टेज, और बीटा ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम हमें याद रहेगा। अदर रेसिप्रोकल इनहिबिशन देखते हैं, इसको हम पहले से मेंशन कर लेते हैं। टू अपोजिट पाथवेज आर रेगुलेटेड इन सच ए वे व्हेन वन इज एक्टिवेटेड, अनदर इज केप्ट इन इनहिबिटेड स्टेट। अभी हमने फैटी एसिड वाला एग्जांपल देखा है। अब अदर रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को हम समराइज कर रहे हैं कि ग्लूकोज, तुमने खाना खाया, फैट स्टेट में हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को तुम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हो, इसे कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेस। जब तुम फास्टिंग में होते हो या स्टारवेशन में होते हो 16 से 18 घंटे तक, तुम्हें पता है लीवर ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस फैट स्टेट में होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस फास्टिंग में होती है, और 16 से 18 घंटे तक ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करती है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर। और यहां पे रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेस, फास्फोराइलेस। तो दो अपोजिट पाथवे आर रेगुलेटेड इन सच ए वे when one is activated other should be kept in inhibited state। फैट स्टेट का एंजाइम है इंसुलिन।
जब भी तुम खाना खाओगे, यस, ग्लूकोज बढ़ेगा, पैनक्रियास के पास जाएगा, इंसुलिन को रिलीज कर देगा, इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा और साथ के साथ यस ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को इनहिबिट कर देगा। याद रहेगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यस, इंसुलिन इसे एक्टिवेट कर रहा है और इसको इनहिबिट कर रहा है। टू अपोजिट पाथवे आर रेगुलेटेड इन सच ए वे व्हेन दिस इज एक्टिवेटेड, दिस इज केप्ट इन इनहिबिटेड स्टेट। फैट स्टेट में ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनहिबिट रहता है क्योंकि हमें ग्लाइकोजन तोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा रेसिप्रोकल पाथवे, फैट स्टेट में क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बाय ग्लाइकोलाइसिस। और तुम्हें पता है ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। हमने पढ़ा है यदि दो पायरुवेट को जोड़ दें तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। So gluconeogenesis and glycolysis are two opposite pathways. These should be regulated in such a way when one is activated, other should be kept in inhibited state. तो हमने देखा इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है। एट द सेम टाइम इंसुलिन विल इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको फिर मैं हाईलाइट करूंगा। यस, इंसुलिन एक्टिवेट ग्लाइकोलाइसिस, एट द सेम टाइम इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब फैट स्टेट में तुम्हें पता है हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज से फैटी एसिड बना रहे हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बन रहा है। फैटी एसिड सिंथेसिस, रेट लिमिटिंग एंजाइम यहां पे याद रखो, एसिटाइल कोएंजाइमे कार्बोक्सिलेज। डेलिबरेटली मैं इंपोर्टेंट एंजाइम की बात कर रहा हूं। तो दिस इज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यस फैट स्टेट में नहीं होगा। कब होगा, जब तुम स्टारवेशन में हो तब होना है। तो यानी इंसुलिन विल इनहिबिट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर। तो ये कॉमन पाथवेज हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं। यदि तुम्हें ये याद रहेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंसुलिन रेगुलेशन कि कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है, कौन सा पाथवे इनहिबिट होता है, यहीं से सॉल्व हो जाते हैं 90% क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने देखा फैट स्टेट में एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइमे टेक पार्ट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में दो एसिटाइल कोएंजाइमे जुड़ते हैं टू फॉर्म एसिटो एसिटाइल कोएंजाइमे, फिर बनता है HMG कोएंजाइमे और फिर एंजाइम होता है HMG कोएंजाइमे रिडक्टेज। ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये फैट स्टेट में होता है। किस में होता है, फैट स्टेट में होता है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, उससे तुम कोलेस्ट्रॉल बना रहे हो, तो इंसुलिन विल एक्टिवेट दिस एंजाइम, विल एक्टिवेट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। लेकिन इंसुलिन विल इनहिबिट कीटोन बॉडी सिंथेसिस, कीटोन बॉडी सिंथेसिस occur in starvation. तो 2-acetyl coenzyme join to form acetoacetyl coenzyme to form HMG coenzyme and then acetoacetate ketone body is produced and insulin will inhibit this ketone body synthesis. So I have told you common pathways, yes, which are regulated by insulin in reciprocal ways. एक क्वेश्चन यहां पे मैंने क्यों बताया, यहां पे फिर दोबारा से रिपीट किया, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस फैट स्टेट में होती है, फैट स्टेट में होती है। यस,
अभी हमने देखा फैट स्टेट में होती है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और कीटोन बॉडी सिंथेसिस जो स्टारवेशन में होती है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस में होती है, स्टारवेशन में होती है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम है। तो यदि मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये दो स्टेप बिल्कुल सेम है। तो ये एंजाइम भी सेम है। अंतर क्या है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बट इनिशियल टू स्टेप्स आर सेम, इनिशियल टू एंजाइम्स आर सेम। क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं पे लिख देता हूं थायोलेज। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसे मैं कीटोन बॉडीज के साथ, दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। और यहां पे दूसरा एंजाइम है एचएमजी, कोएंजाइमे सिंथेस। सो ये दो एंजाइम कॉमन है, बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडी सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस फैट स्टेट में, कीटोन बॉडी सिंथेसिस स्टारवेशन में होती है। अब स्टारवेशन, फास्टिंग स्टेट, हमने देखा एडिपोज टिश्यू से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल निकलता है, इससे कट होके फैटी एसिड रिलीज होता है बाय हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो मुझे बताओ, यस, फास्टिंग स्टेट में ये काम हो रहा है, स्टारवेशन में ये काम हो रहा है। इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा? इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है। यस, इंसुलिन इज हार्मोन ऑफ फैट स्टेट। तो इंसुलिन, यहां पे हमने निमोनिक भी बनाया था, इंसुलिन हेट्स हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, मींस इनहिबिट। इंसुलिन loves lipoprotein lipase means activate। तो हमें ये याद हो गया। तो ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायग्राम, बट इस पे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड। यदि मैं एक फैटी एसिड लूं जिसमें 7 कार्बन है, मान लेते हैं 7 कार्बन, ठीक, 7 कार्बन या 8। अब हम डिस्कस करते हैं अदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड। हमने पामिटिक एसिड में देखा था 16 कार्बन थे, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, 8 एसिटाइल कोएंजाइम बन गए। अभी यदि मैं लूं माइटोकॉन्ड्रिया में एक फैटी एसिड है, उसमें ओड चेन है। ओड चेन मतलब, मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, यस, 9 कार्बन है और इन 9 कार्बन को तुम बीटा ऑक्सीडेशन करना है। बीटा ऑक्सीडेशन में हर बार कट लगेगा और एसिटाइल निकल जाएगा, कट लगेगा एसिटाइल निकल जाएगा, कट लगेगा एसिटाइल निकल जाएगा, कट लगेगा ना। अब हम कट नहीं लगाएंगे, जब 3 कार्बन यूनिट बच जाएगी, इसे कहते हैं प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए। क्या है ये? प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए। 3 कार्बन फैटी एसिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड एंड प्रोडक्ट इज प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए। और तुम्हें पता है किसी भी कंपाउंड में 3 कार्बन होते हैं तो उसकी टेंडेंसी है टू टेक पार्ट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमनली हमने देखा जिसमें भी 3 कार्बन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का अच्छा सबस्ट्रेट हो सकता है। तो हमने देखा प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए इज सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्वेश्चन, यूजुअली फैट से ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती, यानी फैट्स आर नॉट सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में भी कितने कार्बन थे? 3, आर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड। क्वेश्चन आएगा एनर्जेटिक्स पे, कि तुम्हें उसने दे दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सपोज पामीटोलिक एसिड, पामीटोलिक एसिड। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन थे, पामीटोलिक एसिड इज हैविंग 16 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा, ओमेगा 7 फैटी एसिड। ओके, यदि मैं पामेटोलिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करूं तो एक डबल बॉन्ड पहले से ही है,
तो यानी कि जो पहला डिहाइड्रोजिनेज है, ये जो पहला डिहाइड्रोजिनेज होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, ये डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। नॉर्मली जो पहला डिहाइड्रोजिनेज है इससे एफएडीएच बनता है। क्या बनता है इससे? एफएडीएच। एफएडीएच से कितनी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 1.5 एटीपी प्रोड्यूस। और ये डबल बॉन्ड क्रिएट करता है पहला डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन पामिटोलिक एसिड में तो पहले से एक डबल बॉन्ड है, पामिटोलिक एसिड में तो पहले से एक डबल बॉन्ड है, पहले से ही है। तो यानी ये 1.5 एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने पूछा पामिटोलिक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से नेट गेन ऑफ एटीपी बताओ। पामिटिक एसिड का हमें याद था। पामिटिक एसिड क्या है? पामिटिक एसिड 16 कार्बन, ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो O को बीच में रख दिया था हमने, 106 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक डबल बॉन्ड होने की वजह से एक एफएडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, तो नेट गेन वुड बी -1.5 एटीपी। तो पामिटोलिक एसिड में नेट गेन वुड बी 106 माइनस 1.5 एटीपी, 104.5 एटीपी नेट गेन होगा। कंक्लूजन क्या है? एक डबल बॉन्ड के लिए 1.5 एटीपी घटा देना। यदि उसने स्टीरिक एसिड के बारे में पूछा 18 कार्बन, तो तुम कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद यदि उसने कह दिया ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, तो 1.5 एटीपी घटा देंगे। तो एक डबल बॉन्ड के लिए 1.5 एटीपी घट जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज ओमेगा ऑक्सीडेशन अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम। ओमेगा कार्बन हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट कार्बन को हम ओमेगा कार्बन कहते हैं। यदि मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं, ऑक्सीडेशन सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं, जॉइनिंग ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं, तो यहां पे मैं COOH बना दूं, तो ये भी COH हो गया, ये भी COH हो गया, दो COH हो गई तुम्हारे पास, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, नो एटीपी प्रोड्यूस्ड। भाई बीटा ऑक्सीडेशन जो हम कर रहे थे, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी पामिटिक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 106 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं नेट गेन। इसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसे ही अल्फा ऑक्सीडेशन की बात की हमने, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और पेरोक्सिसोम में होता है। हमने देखा ब्रांच चेन फैटी एसिड, एग्जाम्पल है फाइटेनिक एसिड। जो ये फाइटेनिक एसिड होता है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट में होता है। यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट। यस, गाय याद रख लेना। यस, गाय वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाती है। यस, पत्ती घास फूस खाती है और मिल्क देती है, तो ऐसे याद रख लेना। तो फाइटेनिक एसिड है वो, ब्रांच चेन फैटी एसिड है। इसमें हम अल्फा ऑक्सीडेशन करते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन का मतलब है हम यहां पे कट लगाएंगे, यहां पे कट लगाएंगे। जब यहां पे कट लगाएंगे तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, एक कार्बन निकलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, नोट प्रोड्यूस्ड। कोई एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नोट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन, तो ये कहां पे हो रहा है? पेरोक्सिसोम में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? पेरोक्सिसोम। तो याद रखना, ब्रांच चेन फैटी एसिड, फाइटेनिक एसिड, समटाइम फाइटेनॉइल कोएंजाइम भी कहते हैं हम, मैंने बताया था जितने भी एसिड हैं। यस, जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, पामिटिक एसिड पामिटोइल कोएंजाइम में, फाइटेनिक एसिड फाइटेनॉइल कोएंजाइम में, एक ही बात है क्वेश्चन पर्पस के लिए। हमने देखा कि यदि एक एंजाइम है, नाम है उसका फाइटेनोइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, और फाइटेनोइल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, दो नाम है, ठीक है। फाइटेनोइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज।
यदि ये डिफेक्टिव है तो फाइटेनिक एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये डिसऑर्डर होता है रेफसम डिजीज। रेफसम डिजीज। तो फिर मैं कह रहा हूं फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेशन होता है फाइटेनोइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। यदि ये एंजाइम डिफिशियंसी है तो डिजीज का क्या नाम है? रेफसम डिजीज। आर फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ई को मैं आई लिखूंगा। ई को मैं ई आई एक जैसा लगता है, इक्थियोसिस। इक्थियोसिस। एफ फॉर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन। और फिब्रिलेशन की जगह हम लिखेंगे कार्डियक एरिथमिया। एरिथमिया। ठीक है। फिब्रिलेशन भी तो क्या है? कार्डियक एरिथमिया है। तो निमोनिक बनाया था हमने रेफ। आर फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ई और आई फॉर इक्थियोसिस, एफ फॉर फिब्रिलेशन और कार्डियक एरिथमिया। यहीं पे हम याद रखेंगे कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है। कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है? फाइटेनोइल। पी। पी से याद रखना, यस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो क्लिनिकल क्वेश्चन आता है, उसमें ये सिम्टम्स मिलेंगे तुम्हें और पूछेंगे डायग्नोसिस बताओ। वो तुम्हें एंजाइम का नाम भी दे देंगे कई बार कि फाइटेनोइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज इज डिफिशिएंट। आंसर हो जाएगा रेफसम डिसीज। अब हम डिस्कस करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वेरी लॉन्ग चेन मतलब 20 से 22 कार्बन। यस, 22 कार्बन से ज्यादा है। 20 कार्बन है, 22 कार्बन है, उससे ज्यादा है, तो ये क्या है? वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम। तो ये परऑक्सीसोम बना दिया मैंने। परऑक्सीसोम। पहली चीज, इसमें हमें कार्निटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड परऑक्सीसोम में एंटर कर जाएगा। कार्निटीन का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइक दिस। ओके। 22 कार्बन। अब बीटा ऑक्सीडेशन होना है इसका। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब कट बिटवीन C2 एंड C3। ये कट होगा। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब कट बिटवीन C2 एंड C3। जब माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का और फैटी एसिड का, तो तुमने देखा है जब कट लगता है तीन एंजाइम काम करते हैं। डीहाइड्रोजिनेज, यस, हाइड्रेटेज, डीहाइड्रोजिनेज, चौथा एंजाइम थायोलेज। इतना ध्यान नहीं दिया हमने थायोलेज पर। चार एंजाइम याद रखना है। ठीक है। तीन एंजाइम इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन आता है। तो डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रेटेज, डिहाइड्रोजनेज, और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। लेकिन यहां पे जब ये कट करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन O2 ले लेगी तो बनाएगी H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम में क्या बनेगा? परऑक्साइड। परऑक्सीसोम में क्या बनेगा? परऑक्साइड। तो ये कट होगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और ये दो कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये कट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब 8 कार्बन, कितने कार्बन? 8 कार्बन, दो 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 दो, 8 कार्बन फैटी एसिड बच जाएगा, उसे कहते हैं ओक्टेनोएल। ओक्टेनोएल कोएंजाइमे। 8 कार्बन फैटी एसिड। अब इस 8 कार्बन फैटी एसिड को हम माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यस, जहां पे कुछ भी जाता है जल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ऑक्टेनॉइल यहां पे जाएगा, कोएंजाइम में यहां पे जाएगा 8 कार्बन फैटी एसिड और बीटा ऑक्सीडेशन, फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। परऑक्सीसोम में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। नो एटीपी प्रोड्यूस्ड।
याद रखना। अब एक डिसऑर्डर है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार कॉमन क्वेश्चन है मोर और लेस, लेकिन देखना पड़ेगा डिटेल में। जेल-वेगर सिंड्रोम, सेरिब्रो हिपेटोरिनल सिंड्रोम, ना अपने आप बता रहा है ब्रेन अफेक्टेड है, हिपेटिक टिश्यू अफेक्टेड है, रीनल अफेक्टेड है, तो इसमें सीजर्स होते हैं, सीजर्स होते हैं। होता क्या है, डिफेक्ट क्या होता है? पैक्स जीन में डिफेक्ट है, पैक्स जीन, दिस इज पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस डिफेक्टिव होता है। इसमें म्यूटेशन हुआ, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस में डिफेक्ट हो गया, नहीं बन रहा। नॉर्मली होता क्या है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देखा जो पेरोक्सिसोम, ये है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम होता है उसकी सिंथेसिस यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रही है, ये एंजाइम बना। अब इस एंजाइम को पेरोक्सिसोम में जाना है, ये एंजाइम पेरोक्सिसोम का था और इसे जाना है पेरोक्सिसोम में, लेकिन इसको जाने के लिए इसके पास एड्रेस होना चाहिए कि कहां जाना है। वो है पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस, ये है पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस, और ये बनता है विद द हेल्प ऑफ पैक्स जीन। यदि इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा इस एंजाइम के पास, तो पेरोक्सिसोम में नहीं जा पाएगा, तो पेरोक्सिसोम काम नहीं कर पाएगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जेल-वेगर सिंड्रोम में देयर इज डिफिशियंसी ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम, ओके, और फंक्शनल डिफिशियंसी ऑफ पेरोक्सिसोम, एक ही बात है। तो क्वेश्चन रिकॉल बेस है, हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन था, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा डिफिशियंसी ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम और फंक्शनल डिफिशियंसी ऑफ पेरोक्सिसोम, यानी पेरोक्सिसोम काम नहीं करेगा क्योंकि एंजाइम उस तक नहीं पहुंचा। तो ये है जेल-वेगर सिंड्रोम, सेरिब्रो हिपेटोरिनल सिंड्रोम। इसके जो फिनोटाइप होता है वो बिल्कुल डाउन सिंड्रोम की तरह होता है। डाउन सिंड्रोम, मंगोलॉइड फेस होगा, हाइपरटेलोरिज्म होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्रशफील्ड स्पॉट्स होंगे, फ्रंटल बोसिंग होगी, मतलब बिल्कुल देखते तुम्हें डाउन सिंड्रोम जैसा लगेगा। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक तो सीधी सी बात है, यदि डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट आएगा तुम कैरियोटाइपिंग कर सकते हो, कैरियोटाइपिंग से तुम आराम से बदल जाएगा कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। दूसरा, लैब डायग्नोसिस कर लो। हमने देखा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है? पेरोक्सिसोम में। अभी तो बताया मैंने, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड पेरोक्सिसोम में होते हैं। तो यदि पेरोक्सिसोम काम नहीं कर रहा तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड बढ़ जाएंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो तुम्हें क्लिनिकल सिनेरियो देंगे और बता देंगे तुम्हें जेल-वेगर सिंड्रोम है या सेरिब्रो हिपेटोरिनल सिंड्रोम है, इसमें क्या एक्यूमुलेट होगा? वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लेकिन अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि यार ये फाइटेनिक एसिड जो है इसका ऑक्सीडेशन भी पेरोक्सिसोम में होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन। तो यदि पेरोक्सिसोम काम नहीं कर रहा तो फाइटेनिक एसिड भी मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, तो इसमें इंक्रीज फाइटेनिक एसिड भी मिलेगा। तो लैब डायग्नोसिस में इंक्रीज वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इंक्रीज फाइटेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होता है और फाइटेनिक एसिड आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड इन पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के एंजाइम की डिफिशियंसी है क्योंकि टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, एंजाइम पेरोक्सिसोम में नहीं पहुंच पा रहा, तो ये दोनों मेटाबोलाइज नहीं होंगे, तो फाइटेनिक एसिड भी बढ़ जाएगा और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी बढ़ जाएगा। थैंक यू।